आज खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जिसने बहुत दर्द दिया है इस देश को, और शायद आने वाली पीढ़ियां भी इस दर्द को महसूस करती रहेंगी। द बिग ब्लंडर, नेहरू ने दिया असाध्य रोक। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 की दास्तान। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा राजाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। बंटवारे के समय जो जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। कश्मीर में राजा हरि सिंह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे या अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। कश्मीर की डेमोग्राफी बहुत जटिल थी। राजा हिंदू थे, लेकिन 40 लाख की आबादी में 66% मुसलमान थे और बहुत सारे उच्च पदों पर थे। शायद इसलिए कश्मीर के राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे लग रहे थे। दुविधा की स्थिति में पाकिस्तान भारत का भी दबाव था, तो उन्होंने 12 अगस्त को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, यथास्थिति समझौता किया कि हमें थोड़ा समय चाहिए और हम निर्णय करते हैं। लेकिन समझौते के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने राजा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बहुत धमकियां और चेतावनी देने लगा। कश्मीरी मुसलमानों को राजा के खिलाफ भड़काने लगा, लोगों को तोड़फोड़ विद्रोह करने के लिए उकसाने लगा और अंततः जब देखा कि इससे भी उसका कोई काम नहीं बन रहा है, तो 20 अक्टूबर 1947 को कबायलियों को आगे करके उसने हमला कर दिया। कबायलियों की आड़ में 20,000 पाकिस्तानी सैनिक शस्त्रों से लैस होकर के श्रीनगर पर धावा बोल दिए। 5 दिन में ही कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 12 मील दूर बारामूला तक पहुंच गए। 24 अक्टूबर को उन लोगों ने मोहरा बिजली घर को अपने नियंत्रण में ले लिया और श्रीनगर में अंधेरा फैला दिया। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। राजा के पास कोई सेना भी नहीं थी जो लड़ सकती थी। भारत से उन्होंने मदद की अपील की। नेहरू जी ने मदद का भरोसा भी दिया, लेकिन सरदार पटेल जी और बहुत सारे नेताओं ने कहा कि पहले कश्मीर का भारत में विलय हो जाने दीजिए, फिर हम लोग मदद करेंगे। पंडित नेहरू ने राजा से कहा कि कश्मीर का भारत में आप विलय करें, हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। अब इस प्रकार से कश्मीर पर लगातार श्रीनगर पर दबाव, हर घंटे दबाव बनता जा रहा था। पाकिस्तानी फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और इसी के साथ संवैधानिक रूप से जम्मू और कश्मीर पूरा क्षेत्र भारत के हिस्सा बन गया, भारत के पास आ गया। अब भारत के सेना भेजने की जरूरत थी। तत्काल भारत ने अपनी फौज को रवाना किया। वहां पहुंचते ही हमारे जवानों ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी.आर. राय और मेजर सोमनाथ जैसे बहादुर अफसरों ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। 7 नवंबर को सुलाटोला में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 14 नवंबर तक शत्रु को लगभग 65 मील दूर उरी में ढकेल दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में दुश्मनों को मार भगाए। 12 अप्रैल को राजौरी में सेकंड लेफ्टिनेंट आर राणे ने भी तिरंगा फहरा दिया। 23 नवंबर को कारगिल भी भारतीय सेना के अंदर आ गया। जोजिला पर बड़ा कमाल का काम हुआ। 7 स्टुअर्ट टैंक चढ़ाकर भारतीय सेना ने दुश्मन को हैरान कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में टैंक ले जाना बड़ा दुष्कर कार्य था। 23 नवंबर तक पुंछ भी भारत के अंदर आ गया और 30 दिसंबर को एक घटना घटती है। भारत की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तानी सेना पीछे हट रही थी, लेकिन इसी बीच 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के खिलाफ शिकायत कर दी।
और तुरंत यूनाइटेड नेशन ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का आदेश दे दिया और युद्ध विराम हो गया। इस ब्लंडर पर हम बात करें इसके पहले हम बताते हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या तर्क है, क्या चाहता है, क्या कहता है। पाकिस्तान यह कहता है कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कश्मीर को भारत में विलय कराया है और वह भी कहता है कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए उसे मिलना चाहिए। उसने कहा कश्मीर के राजा ने अपने समझौते का उल्लंघन किया है, जबकि हमला उसने पहले किया था और समझौते में यह तय था कि राजा को निर्णय करने का अधिकार और समय दोनों दिया जाएगा। कश्मीर के पाकिस्तानी भी कहता है कि कश्मीर के राजा द्वारा समझौते से पहले जो क्षेत्र आंदोलनकारियों द्वारा अपने कब्जे में लिए जा चुके थे, जिसे भारतीय सेना ने खाली कराया, उस पर भारत का कब्जा वैध है, उसे उन आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए क्योंकि विलय से पहले उनका कब्जा वहां पर हो चुका था। यह भी पाकिस्तान कहता रहा है कि विलय जनमत संग्रह के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पहले उसका कहना है कि पहले भी जो भी फैसले हुए हैं कांग्रेस और मुस्लिम के रजामंदी से हुए हैं और इसलिए इसमें पाकिस्तान का भी समान अधिकार है और मुझसे भी बात होना चाहिए और इसको बैठ करके तय करना चाहिए। कश्मीर के राजा ने जनता के विरुद्ध भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया, यह भी एक आक्षेप पाकिस्तान लगाता रहा है और कहता है कि यह अवैध है। पाकिस्तान यह भी कहता है कि कश्मीर में आंदोलनकारियों को जो गिरफ्तार किया जाता है, विद्रोहियों को, उनका जो उथल पुथल चल रहा है पूरे कश्मीर में और विद्रोह लगातार चल रहा है, अलगाववाद लगातार चल रहा है, इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भारत के साथ रहना नहीं चाहता, भारत में कोई विश्वास नहीं करना चाहता है और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास होता है भारतीय सेना द्वारा। इसलिए भारत को वहां से हटना चाहिए। भारत की कमजोरी सिद्ध करती है कि वह सेना के बल पर कश्मीर को हैंडल कर रहा है। अब भारत क्या कहता है, भारत का कश्मीर पर क्या तर्क है? भारत कहता है, यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में सभी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने भाग का निर्णय करें, जो जिसके साथ जाना चाहे, भौगोलिक रूप से जिनको सुविधाजनक हो उनके साथ जाए। और कश्मीर के राजा ने भी उसी व्यवस्था के तहत अपना निर्णय दिया है, इसलिए यह पूरी तरह से वैध है। भारत यह भी कहता है कि कश्मीर की जनता ने भी स्वतंत्र निर्वाचित संविधान सभा जो अगस्त सितंबर 19 में चुनाव हुआ था, उसके माध्यम से वो भारत को, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान चुकी है और इसलिए जनमत संग्रह का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। उस चुनाव में सभी 75 सीटें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। शेख अब्दुल्ला के बारे में हम इस एपिसोड में बाद में बात करेंगे। और भारत यह भी कहता है कि आत्मनिर्णय का प्रश्न एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों को बांटने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। और क्या पाकिस्तान यह अधिकार अपने बलोचों को देगा? क्या सिंधियों को दे सकता है? अगर वो देता है तो शायद पाकिस्तान भी खंडित हो जाएगा और दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अगर उनको जनमत संग्रह का अधिकार दे दिया जाए तो उनकी व्यवस्था खंडित हो जाएगी और इस प्रकार से वो देश खतरे में आ जाएंगे। भारत ने यूनाइटेड नेशन में यह भी कहा कि पाकिस्तान एक आक्रामक देश है, उसने संधि के बावजूद हमला किया और संधि का उल्लंघन किया, समझौते का उल्लंघन किया, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान थर्ड पार्टी है, मामला भारत और कश्मीर के राजा के बीच है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पूरे भारत में उसने शांति व्यवस्था को भंग कर रखा है, इसे आतंकवादी देश घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। पाकिस्तान, भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान कभी भी शांति वार्ता में दिलचस्पी नहीं लेता और ना ही संधियों का पालन करता है और हर मोर्चे पर, हर मंचों पर
कश्मीर विवाद को उठाता रहता है, राग गलाता रहता है, वहां अस्थिरता फैलाने की, आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है। वो ईमानदारी से कोई काम नहीं करना चाहता है। अब हम आते हैं कि ये ब्लंडर है क्या। ये ब्लंडर शुरू होता है 30 दिसंबर से। 30 दिसंबर 1948 को युद्ध चल रहा होता है और भारत यानी पंडित नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के विरुद्ध शिकायत करते हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक मामला है कि एक शक्तिशाली पक्ष मुकदमा दायर करने जा रहा है, एफआईआर करने जा रहा है, जबकि उसकी जमीन पर दुश्मन का कब्जा है और उसकी सेना उसको जीत रही होती है। दुश्मन पीछे हट रहा होता है, भाग रहा होता है और अभी भी काफी क्षेत्र खाली कराना शेष है। उसके बावजूद युद्ध रुकवाने के लिए यूनाइटेड नेशन में जाना यह बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है, बहुत बड़ा ब्लंडर है जो नेहरू जी ने किया। शायद यह बहुत बड़ा पाप है देश के लिए जो उन्होंने किया। 1 जनवरी, दूसरा क्या उन्होंने पाप किया, 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की आदेश जब मिलता है यूनाइटेड नेशन से, तो नेहरू जी तत्काल युद्ध रोकने के आदेश दे देते हैं। जबकि नेहरू जी को कहना चाहिए था कि जब तक संवैधानिक रूप से प्राप्त भारत के हिस्से को हम अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले लेते हैं, हम युद्ध नहीं बंद करेंगे। पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि अभी बहुत सारे क्षेत्र हमारी सेना के कब्जे में आना बाकी है, तत्काल युद्ध विराम का आदेश दे दिया। जबकि पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद भी 2 से 3 दिन तक युद्ध जारी किए हुए था। सेना की रफ्तार, उसकी मोर्चेबंदी से पाकिस्तान घबराया हुआ था। जनरल करियप्पा कह रहे थे, नेहरू जी से उन्होंने कहा कि हमें 20 दिन और दे दीजिए, हम इस युद्ध को खत्म करेंगे, पूरी जमीन खाली करा लेंगे। उन्होंने कहा आई वांट 20 डेज एंड आई विल फिनिश द वार। लेकिन नेहरू जी उनको 20 दिन तो क्या 20 घंटे भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इस प्रकार से ये युद्ध हम जीतते जीतते हार गए। शुरू से ही नेहरू जी ने कश्मीर मामले में पटेल जी को दूर रखा। पटेल जी के हाथ में होता तो जिस प्रकार से जूनागढ़, हैदराबाद और बहुत सारे विवाद उन्होंने निपटाया, राजाओं को उन्होंने सैकड़ों की संख्या में जो राजा थे उनको एकजुट किया और भारत के लोकतंत्र में उनको शामिल किया। निश्चित रूप से अगर पटेल जी के पास ये विषय होता तो कोई विवाद का कारण नहीं बनता। नेहरू और शेख अब्दुल्ला जैसे महत्वाकांक्षी और अदूरदर्शी सोच के कारण कश्मीर भारत के लिए आज भी एक असाध्य रोग बना हुआ है, जिसका उपचार उस समय हो सकता था, लेकिन इन नेताओं की जिद ने वो अवसर गंवा दिए और सेना की मांग अस्वीकार कर दी। इस अनिर्णायक युद्ध विराम ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, वो वापस लेने का हमें अवसर नहीं मिला। आज इसी पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है। इसी गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते को चीन इस्तेमाल करता हुआ मिडिल ईस्ट की ओर जाता है, पाकिस्तान में जाता है और उसका पूरा उपयोग कर रहा है। शेख अब्दुल्ला के बारे में कभी एक नया वीडियो बनाएंगे। वो डोगरा राज परिवार से, राजा हरि सिंह से बहुत चिढ़ते थे, उनके विरोधी थे। उन्होंने पहले से ही राजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रखा था और राष्ट्रद्रोह के जुर्म में उन्हें जेल भी डाला गया था 3 साल के लिए। नेहरू से अब्दुल्ला की दोस्ती बढ़ती गई और राजा को यह सब पसंद नहीं था। राजा इतने नाराज थे शेख अब्दुल्ला से कि कश्मीर में नेहरू जब उनकी पैरवी करने जा रहे थे तो उन्होंने नेहरू जी के लिए भी यह फरमान जारी कर दिया कि कश्मीर में उनके प्रवेश नहीं होंगे, उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया।
इसी अब्दुल्ला ने नेहरू की दोस्ती और विवाद का फायदा उठा करके जम्मू कश्मीर को 370 के बहाने अर्ध स्वतंत्र रखा और अलग झंडा, अलग निशान, अलग अलग संविधान के साथ साथ प्रधानमंत्री का पद भी सृजित करवाया और खुद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बन बैठा। शेख अब्दुल्ला और नेहरू की महत्वाकांक्षा देश से बड़ी थी, इसलिए देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इनका संबंध इतना मजबूत रहा कि आज तीसरी पीढ़ी भी उसका निर्वहन कर रही है। नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने देश को बांट दिया और इस उथल पुथल में कई लाख लोग मारे गए। 1947 से 1957 के बीच लगभग 70 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और 65 लाख गैर मुस्लिम भारत आए। लगभग 3000 करोड़ की संपत्तियों को भारत के लोगों ने पाकिस्तान में छोड़ा और जो भारत से पाकिस्तान गए लगभग 300 करोड़ की संपत्ति उन्होंने भारत में छोड़ा। और ये इतनी बड़ी त्रासदी थी, इतिहास में इस आपातकालीन पलायन की इतनी बीभत्स, इतनी बड़ी त्रासदी का उल्लेख मिलता नहीं है। ये सब दो नेताओं के तीव्र महत्वाकांक्षा का परिणाम था, नेहरू जी और जिन्ना जी। नेहरू की गलती से कश्मीर आज भी एक नासूर बना हुआ है। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो युद्धों को जन्म देता रहा है और युद्ध तथा आतंकवाद से हजारों लोग आजादी के बाद भी मारे गए और शायद मारे जाते रहेंगे। लेकिन पंडित नेहरू की राजनीतिक सामरिक भूलों पर शायद ही कोई चर्चा करे। क्या कोई हिम्मत करेगा इनकी दागदार छवि को धूमिल करने की? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अफगानी राष्ट्रपति मुजीबुल्लाह, इन लोगों को उनके देश में सजाएं मिली, उन्हें फांसी पे लटकाया गया। लेकिन इस देश में हर राजनीतिक अपराध की सजा माफी होती है, भले ही वह राष्ट्रद्रोह ही क्यों न हो। अब देखना यह है कि आगे ऐसी कोई राजनीतिक भूलें ना हो जिससे देश को लंबे समय तक उसकी कीमत चुकानी पड़े। आज के एपिसोड को यहां विराम देते हैं। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे पर बात। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे पूरा देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।